द टाइगर किंग। ये कहानी प्रतिभा बंदमपुरम के महाराज की है। उनको जाना जाता है हिज हाइनेस जमींदार जनरल मेजर महाराजा धीराज श्री जिलानी जंग जंग बहादुर, लेकिन शॉर्ट में उन्हें टाइगर किंग कहा जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता है। जब वो पैदा हुए तो एस्ट्रोलॉजर्स ने ये भविष्यवाणी की कि टाइगर किंग की मौत कैसे होगी। जब ये बच्चा बड़ा होगा तो ये योद्धाओं का योद्धा, शूरवीरों का शूरवीर बनेगा। पर लोगों ने कहा, पर क्या? ये एक रहस्य है जिसको बिल्कुल भी रिवील नहीं किया जा सकता। पर लोगों के कहने पर वो बोला, इस बच्चे की एक दिन मौत होगी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। उस छोटे से 10 दिन के बच्चे ने बोला, जिलानी जंग जंग बहादुर। सारे लोग हैरान होकर फटी आंखों से देखने लगे कि ये हुआ क्या। अब एस्ट्रोलॉजर बच्चे को घूरने लगा। तभी बच्चा फिर बोला, जो भी इस दुनिया में पैदा होता है उसे एक दिन मरना ही होता है। हमें ये मामूली सी बात जानने के लिए तुम्हारी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं। ये बेहतर होगा कि तुम ये बताओ कि मौत कैसे होगी। अद्भुत! एस्ट्रोलॉजर हैरान था कि 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है और ऊपर से ये इतने इंटेलिजेंट सवाल भी पूछता है। वो बोला, क्योंकि राजकुमार का जन्म बैल राशि में हुआ है और बैल और टाइगर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसलिए राजकुमार की मौत टाइगर द्वारा होगी। अब जैसे ही ये बात 10 दिन के राजकुमार ने सुनी तो वो गुर्राए और ये खतरनाक शब्द उनके मुंह से निकले, लेट टाइगर्स बीवेयर, टाइगर सावधान हो जाओ। अब टाइम बीता गया और राजकुमार साहब बड़े होते जा रहे थे। राजकुमार की परवरिश बड़े ही ऐशो आराम से की गई। राजकुमार साहब सिर्फ इंग्लिश गाय का ही दूध पीते। इंग्लिश नैनी ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। उनकी पढ़ाई लिखाई इंग्लिश में ही हुई और इंग्लिश टीचर द्वारा हुई, और वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मूवी से देखते थे। अब राजकुमार साहब जब 20 साल के हुए तो उन्हें राजगद्दी पर बिठाया गया और वो राजा बने। लेकिन उनके राजा बनते ही सारे किंगडम में उसी एस्ट्रोलॉजर की हुई भविष्यवाणी की चर्चाएं होने लगी और सारे किंगडम में इसी बात का शोर मच गया। और आखिरकार अब ये खबर राजा साहब के कान में पड़ी और उन तक भी ये बात पहुंच गई। सो राजा साहब भी निकल पड़े शिकार के लिए। अब प्रतिभा बंदम किंगडम में ढेर सारे जंगल थे और उन ढेर सारे जंगल में ढेर सारे टाइगर थे। अब जब राजा साहब ने अपना पहला टाइगर मारा तो उन्हें खुद पर बड़ा ही गर्व और बड़ा ही फक्र हुआ। सो उन्होंने तुरंत उसी एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और मरे टाइगर को दिखाते हुए बोले, हाँ, तो तुम अब क्या कहते हो? महामहिम राजा जी, आप ऐसे ही बाकी 99 टाइगर्स को भी मार गिराइए। लेकिन क्या? बिना डरे कहो। राजा जी, आपको 100वें टाइगर को मारते वक्त बहुत ही सावधान रहना है। अगर मैंने 100वें टाइगर को भी मार गिराया तो मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की किताबों को फाड़ डालूंगा और उन्हें आग लगा दूंगा और अपना सर भी मुंडवा लूंगा। अब राजा ने ये रोक लगा दी कि इस राज्य में कोई भी इंसान टाइगर्स का शिकार नहीं करेगा। अगर किसी इंसान ने टाइगर को मारने या सिर्फ उसके ऊपर पत्थर फेंकने की भी हिमाकत की तो उसकी सारी जमीन और जायदाद जब्त कर ली जाएगी। राजा ने ये कसम भी खाई कि जब तक कि वो पूरे 100 टाइगर्स को नहीं मार लेते वो राज्य के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगे। 100 टाइगर्स का शिकार करना राजा साहब को शुरुआत में बड़ा ही आसान लग रहा था, पर ये इतना भी आसान नहीं था। इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा था। जब राजा साहब ने पहली बार टाइगर का शिकार करने के लिए गोली चलाई तो उनका निशाना चूक गया और शेर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, भड़क गया और गुस्से में शेर ने राजा के ऊपर छलांग लगा दी। फिर क्या था, राजा साहब ने सिर्फ अपने हाथों के दम पर शेर का मुकाबला किया और उसे मार गिराया। अब एक बड़ी ही अजीब सी चीज राजा के साथ हुई जिसकी वजह से उनकी गद्दी तक खतरे में आ गई थी।
अब हुआ क्या कि एक हाई रैंक के ब्रिटिश ऑफिसर राजा के राज्य में पधारे। उस ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर्स का शिकार करने का बड़ा ही शौक था और उससे भी ज्यादा शौक उसे मरे टाइगर्स के साथ शान से तस्वीर खिंचाने का था। उसने राजा साहब से उनके राज्य के टाइगर्स का शिकार करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन राजा साहब ने तो साफ इनकार कर दिया और बोले, मैं आपके लिए दूसरे शिकार का बंदोबस्त करता हूँ। आप जंगली बोर का शिकार कर सकते हैं, चूहे का भी शिकार कर सकते हैं, यहाँ तक कि मच्छर का भी शिकार कर सकते हैं, लेकिन टाइगर का शिकार ये तो इम्पॉसिबल है। वो ऑफिसर वापस चला गया। अब उस ब्रिटिश ऑफिसर ने राजा साहब को संदेश भिजवाया कि वो खुद शिकार नहीं करेगा, बल्कि टाइगर का शिकार तो महाराजा को ही करना है। वो तो बस मरे टाइगर के साथ शान से बंदूक पकड़कर तस्वीर खिंचाएगा। लेकिन ये बात भी महाराजा साहब को नामंजूर थी। अब महाराजा साहब को अपना किंगडम खोने का डर था, क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी मर्जी चलाने नहीं दी और शायद उसे नाराज भी कर दिया। अब महाराजा साहब बड़े ही परेशान थे और उन्हें अपना राज्य बचाने के लिए किसी तरह से ब्रिटिश ऑफिसर को बस खुश करना था। अब महाराजा और उनके दीवान ने इस बात का एक हल निकाला। उन्होंने कलकत्ता की एक ब्रिटिश ज्वेलर्स की कंपनी को टेलीग्राम भेजा और उन्हें बेशकीमती और एक्सपेंसिव डायमंड्स की अलग अलग डिजाइन्स वाली रिंग्स भेजने को कहा। अब 50 बेशकीमती डायमंड रिंग्स आई और राजा साहब ने वो सारे के सारे रिंग्स ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ के लिए तोहफे के रूप में भेज दी। अब महाराजा और उनके दीवान को लगा कि ब्रिटिश ऑफिसर 1 या 2 रिंग्स पसंद करेंगे उनमें से और बाकी रिंग्स को वापस भेज देंगे, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। अब जब ब्रिटिश ऑफिसर का संदेश आया तो उसमें लिखा था कि आपके तोहफों के लिए, आपके गिफ्ट्स के लिए शुक्रिया। अब 2 दिन बाद जब ज्वेलर्स ने बिल भेजा तो बिल पूरे 3 लाख का था। लेकिन इतना भारी नुकसान होने के बावजूद भी राजा साहब खुश थे कि कोई बात नहीं, 3 लाख रुपए गए, लेकिन कम से कम उनका किंगडम तो बच गया। और ऐसे ही समय बीता गया और राजा साहब शिकार करते गए और आखिरकार 10 साल बीत गए और इन 10 सालों में ही राजा साहब ने 70 टाइगर्स का शिकार कर डाला। लेकिन फिर एक बहुत बड़ी अड़चन उनके सामने आ खड़ी हुई। उनके किंगडम प्रतिभा बंदमपुरम में टाइगर्स एक्सटेंट यानी खत्म ही हो गए। तो उन्होंने अपने दीवान को बुलाया और कहा, दीवान साहब, क्या तुम्हें पता नहीं मेरी बंदूक से अभी 30 टाइगर और मरने बाकी हैं। बंदूक देखकर दीवान ने चीखते हुए बोला, योर मैजेस्टी, मैं टाइगर नहीं हूँ, मुझे बख्श दीजिए। कौन बेवकूफ तुम्हें टाइगर कहेगा। खैर छोड़ो, जाने दो। मैंने तुम्हें एक जरूरी मकसद के लिए बुलाया है। मैंने शादी करने का फैसला किया है। पर राजा साहब, आपकी तो पहले से ही 2 पत्नियां हैं। बकवास मत करो। सुनो, सारे रियासतों के आंकड़े निकालो कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, और फिर जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर्स होंगे मैं उसी राज्य की रॉयल फैमिली की राजकुमारी से शादी करूंगा। दीवान ने एक ऐसी ही रियासत ढूंढ निकाली और राजा साहब की शादी भी हो गई। अब जब भी राजा साहब अपने ससुराल जाते तो वो 5 ही टाइगर्स को मार गिराया करते थे। इसी तरह उन्होंने 99 टाइगर्स का शिकार पूरा कर लिया। लेकिन अभी एक आखिरी शेर बचा है और ये सोचकर राजा साहब की एंजाइटी चरम सीमा पर पहुंच गई। अब वो दिन रात उठते बैठते सोते जागते आखिरी टाइगर को कैसे मारना है इस बारे में सोचते। अब हुआ क्या कि राजा साहब के ससुराल में भी टाइगर्स खत्म हो चुके थे। वो सोचने लगे कि उन्हें बस एक आखिरी टाइगर कहीं से मिल जाए। इस आखिरी टाइगर को मारने के बाद वो शिकार हमेशा के लिए करना छोड़ देंगे। पर अफसोस शेर था कि लाख ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था। इसलिए राजा साहब गम में डूब गए। लेकिन तभी एक अच्छी खुशखबरी आई। उनके राज्य के गांव में से भेड़ें गायब हो रही थी। तो ये जरूर एक शेर का काम है। इस खबर से राजा साहब इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने उस गांव पर लगने वाले टैक्स को 3 साल के लिए माफ कर दिया। अब राजा साहब जंगल पहुंच गए और उन्होंने जंगल में शिकार के लिए डेरा डाल दिया। अब शेर था कि मिल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शेर जानबूझकर छुप गया है।
अब महाराजा साहब भी थे ढीठ, सो वो डटे रहे कि वो शिकार करके ही जंगल से वापस जाएंगे। अब महाराज ढीठ होने के साथ साथ बड़े ही गुस्सैल थे और शेर न मिलने की वजह से उनका गुस्सा अब चरम सीमा पर पहुंच गया था और उन्होंने दीवान को बुलाया और उससे कहा, इस राज्य का टैक्स डबल कर दिया जाए। पर महाराज इससे लोग नाखुश होंगे और नाराज हो जाएंगे। तुम चुप रहो, तुम्हें तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। अब बेचारा दीवान महाराजा के क्रोध से डरकर चुपचाप घर चला गया और उसे पता था कि अगर महाराज को आखिरी शेर नहीं मिला तो महाराज का क्रोध का तांडव उसे और देखना पड़ेगा जो इससे भी ज्यादा भयानक होगा। अब दीवान को एक ऐसे बूढ़े शेर के बारे में पता चला जो मद्रास की एक पार्क में लाया गया था। सो दीवान ने उस शेर को खरीद लिया और अपने घर पर छुपा लिया। अब जब रात हुई और सारे टाउन गहरी नींद में सोया हुआ था तो दीवान और उसकी वाइफ ने शेर को चुपके से गाड़ी में छुपाकर वो जंगल ले गए जहाँ राजा ने शिकार के लिए पड़ाव डाला था। अब तमाशा और मुसीबत शुरू हो गई। अब जब वो जंगल पहुंचे तो शेर था कि गाड़ी से निकलने को तैयार ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे शेर सत्याग्रह पर बैठा हो, पर बड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद आखिरकार दीवान ने शेर को गाड़ी से बाहर निकाला। अब अगले दिन जब महाराज शिकार को तैयार हुए और वो शेर को ढूंढ रहे थे तो वो बूढ़ा शेर खुद ब खुद राजा के आगे आकर खड़ा हो गया, जैसे वो खुद ही अपनी भेंट चढ़वाना चाहता हो। फिर क्या था, राजा ने निशाना साधा और मार दी गोली और शेर गिरकर चारों खाने चित। मैंने 100वें शेर को मार गिराया, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब क्या था, महाराजा ने आदेश दिया कि शेर की डेड बॉडी को बड़े धूमधाम से महल पहुंचाया जाए और महाराजा गाड़ी में बैठकर निकल लिए। अब जब महाराजा जी जा चुके तो बाकी हंटर्स ने शेर को जरा करीब जाके देखा तो वो हैरान हो गए। शेर तो उन्हें घूर रहा था, शेर अभी जिंदा था। दरअसल हुआ ये कि जब राजा ने शेर को गोली मारी तो उनका निशाना चूक गया, लेकिन फायरिंग की तेज आवाज और तेज बुलेट को अपनी तरफ आता देख बूढ़ा शेर शौक से बेहोश हो गया। अब हंटर्स ने सोचा कि अगर ये बात राजा साहब को पता चल गई तो उनकी नौकरी जा सकती है, इसलिए उन्होंने खुद ही शेर को मार गिराया। अब कुछ दिनों बाद महाराजा के बेटे का जन्मदिन था और महाराजा उसे बहुत ही खास तोहफा देना चाहते थे। सो वो अपने राज्य के हर दुकान पर गए और हर दुकान उन्होंने खोज डाली, पर उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आया। सो आखिरकार वो एक खिलौने की दुकान पर गए और उन्हें वहाँ एक लकड़ी का बना छोटा सा शेर दिखा और उन्हें वो शेर देखते ही पसंद आ गया। अब उस मामूली से खिलौने की कीमत 2 रुपए 45 आना थी, लेकिन दुकानदार ने राजा साहब को लकड़ी के शेर की कीमत 300 रुपए बताई और ये भी कहा कि इस खिलौने को कारीगर ने बड़े ध्यान से तराशा है, ये एक मास्टरपीस है और एक रेयर पीस है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पीस है। अब राजा साहब ने वो खिलौना ले लिया। अब राजा साहब और उनका बेटा उस लकड़ी के शेर से खेलने लगे। अब असलियत तो ये थी कि ये जो वुडन टाइगर का खिलौना था ये एक नौसिखिए कारपेंटर ने बनाया था। खिलौने के सरफेस को अच्छी तरह से घिसा नहीं गया था, इसलिए उसकी सरफेस बहुत ज्यादा खुरदुरी थी जिसमें से नुकीली लकड़ी निकली हुई थी। और ऐसे ही खेलते खेलते राजा साहब के हाथ में ये नुकीली लकड़ी चुभ गई, लेकिन वो खेलते रहे और उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले दिन उनके हाथ में एक गहरा इन्फेक्शन हो गया और 4 दिनों के अंदर ही ये इन्फेक्शन उनके पूरे हाथ में फैल गया। अब मद्रास से 3 सर्जन राजा के ऑपरेशन के लिए बुलाए गए और राजा का ऑपरेशन हुआ। अब तीनों सर्जन ऑपरेशन खत्म करके थिएटर से बाहर आए और बोले कि ऑपरेशन तो कामयाब हुआ पर राजा साहब मर गए। और इसी तरह भविष्यवाणी सच हुई और 100वें शेर ने राजा की जान ले ली।